जय संविधान। देखिए, आज के तारीख में जो सबसे ज्यादा गोदी मीडिया कोशिश कर रहा है इसको मुद्दा बनाने की और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है, जो उसका मेरे ख्याल से जिम्मेदारी उनको मोदी जी ने सौंपी हुई है, चुनाव आयोग ने सौंपी हुई है, वो मुद्दा है आई लव मोहम्मद। देखिए, और ये प्रश्न शुरू हुआ था कानपुर के अंदर जब लोगों ने बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए कि आई लव मोहम्मद। उसके बाद ये वहां लोगों के खिलाफ बताया गया कि एफआईआर लिखाई गई। उसके बाद बरेली के अंदर 2 दिन पहले ये हुआ। उसके बाद जुमे की नमाज हुई और उसके बाद लोगों ने वहां पे बाहर निकले और उसके बाद क्या हुआ ये तो दोनों पक्षों का अपना अपना कहना है। मुसलमान पक्षों का ये कहना है हम तो आई लव मोहम्मद के नाम के पोस्टर बैनर्स लेके चल रहे थे और वहां पुलिस की तरफ से अनावश्यक रूप से शांतिपूर्व हमारा जो प्रदर्शन हो रहा था या जुलूस निकल रहा था उस पर लाठीचार्ज किया गया। प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने पथराव किया। आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड। लेकिन जो मूल प्रश्न है, देखिए मुझे लगता है मैं तो एक सनातनी हूं और मैं सनातन धर्म पे विश्वास करता हूं और सनातन धर्म पे मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन मैं जानता हूं कि भारतवर्ष की आजादी में और भारतवर्ष को महान बनाने में जो संघर्ष हम हिंदुओं ने किया है, हम सनातनियों ने किया है, उससे कम मुसलमानों ने नहीं किया है, सिखों ने नहीं किया है, क्रिश्चियंस ने नहीं किया है। भाई क्रिश्चियंस ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्कूल स्थापित न किए होते तो आधे तो भारतीय जनता पार्टी वाले अनपढ़ रह जाते या एमए पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस करते होते। हमारे देश के अंदर जितने शहीद हुए, भाई मेरे लिए तो अशफाकुल्लाह खां एक महान व्यक्ति हैं, मेरे लिए अब्दुल हमीद महान व्यक्ति हैं और ब्रिगेडियर उस्मान महान व्यक्ति हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां महान व्यक्ति हैं। मेरे लिए जो आपके नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, मेहुल चोकसी हैं, ये खराब हिंदू हैं। तो मेरे को ये अंतर नहीं पड़ता बिकॉज आई ऑल्सो लव मोहम्मद, आई ऑल्सो लव जीसस, आई ऑल्सो लव सिखिज्म, आई ऑल्सो मतलब मैं सनातनी हूं तो सनातन को तो मैं लव करता ही हूं, प्यार करता ही हूं। तो ये किस बात का प्रोवोकेशन माना जा रहा है? अगर कोई कह रहा है मुस्लिम धर्म को मानने वाला कि आई लव मोहम्मद, इसमें परेशानी की क्या बात है? और इतना ज्यादा उत्तेजना और इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान डिवाइड करके देश को कमजोर करने की क्या आवश्यकता है, जबकि पूरे विश्व पटल पर हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका हमारे पीछे पड़ गया है, चीन हमारे पीछे हमेशा पड़ा था, पाकिस्तान हमारे पीछे है, विश्व का कोई देश हमारे साथ नहीं है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके एक नौ पलीता लगा दिया गया है। तो मैंने कहा इस मुद्दे पे बात की जाए, हम लोग तो बात करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो उस समाज से आता है जिससे ये संदर्भित है। तो जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कई टीवी डिबेट्स मेरे साथ बैठे और मैंने ये देखा कि बड़ी तेजस्विता से बोलते हैं और अपने विचारों को इंग्लिश में भी बहुत अच्छा प्रकट करते हैं, हिंदी में बहुत अच्छा प्रकट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का भी उनको ज्ञान है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता लखनऊ के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी ये सैलाब आएगा और ये, तो मैं असल में आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड आपके समाज के अंदर परिस्थिति क्या है। क्योंकि देखिए आपके देशभक्ति के बारे में जितना हम अपने समाज के बारे में आश्वस्त हैं उतना ही आपके बारे में आश्वस्त हैं। क्योंकि सन 62, 65, 71 हमेशा हमने देखा कि इलाहाबाद के प्रयाग स्टेशन पे जितने हिंदू खड़े होते थे सैनिकों का स्वागत करने के लिए, उतने मुसलमान भी होते थे। तो आई डोंट, ये जो भारतीय जनता पार्टी एक डिवाइड देश के अंदर क्रिएट है, आई डोंट एग्री विद दैट। लेकिन मैंने कहा तारिक खान साहब जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बड़े ओजस्वी प्रवक्ता हैं, इनसे मैं जानूं कि कानपुर में हुआ, बरेली में हुआ, आपके समाज के अंदर फीलिंग क्या है? बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इफ यू लव मोहम्मद एंड आई ऑल्सो हैव ऑल रिगार्ड फॉर ऑल द रिलीजियस हेड्स। व्हाई शुड वी हैव, हमें लड़ाई करना या देश को कमजोर करने की आवश्यकता है? इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बताएं। सर देखिए, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठूं और मैं आपके साथ कई डिबेट में रहा हूं, मैं आपका फैन भी हूं, बात ये है। अब आप बात आती है कि आई लव मोहम्मद। देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, सिर्फ एक बात हो रही है कि आई लव मोहम्मद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हो रही है। बीजेपी के मंत्री, विधायक, पुलिस वाले सब लोग कह रहे हैं आई लव मोहम्मद से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एफआईआर क्यों की गई? बीएनएस की धारा 196 और 299 कहती है
कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव जीसस, क्या धार्मिक भावना भड़की आपकी? आप एक सनातनी, मैं एक मुसलमान, मैंने कहा आई लव मोहम्मद, आप भड़के? नहीं भड़के। और उधर से आप कहिए आई लव राम, आई लव शिवा, आई लव गणेश जी, तो मैं नहीं भड़कूंगा। तो जो धाराएं लगाई गई, यहां से ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी अल्टीमेटली अपना बेनिफिट देख रही है कि इस प्रकरण से उसका क्या बेनिफिट है। एफआईआर लिखाई गई, इसको मुद्दा बनाया गया, और जब ये मुद्दा बनेगा तो हम रोटी की बात नहीं करेंगे, हम लद्दाख की भी बात नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि स्पेस ऑक्युपाइड है ना, माइंड भी ऑक्युपाइड है, स्पेस भी ऑक्युपाइड। फिर हम और भी जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, वोट की बात है, वो भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि आई लव मोहम्मद का अधिकार है या नहीं, हम इसी पे डिस्कस करते रहेंगे। तब कोई आर्टिकल 19(1) लेके आएगा, कहेगा कि अभी व्यक्ति की आजादी है, फिर मैं कहूंगा कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। सबको किनारे रख दीजिए, एकदम किनारे रख दीजिए, उस पर डिस्कस नहीं करना है। बात यहां पर यह है कि इस मसले को बड़ा बनाने से जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और उससे बढ़कर एक जो बात हो रही है उसका इस्तेमाल ये करने के लिए, जो इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है पुलिस प्रशासन, जो कि एक बड़े अफसोस की बात है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद, और मैंने जो अपनी होश, मेरी बहुत उम्र नहीं है, मैंने जब से होश संभाला, मैंने ये स्थिति आज तक नहीं, प्रशासन जिसको हम पुलिस और सब कुछ, सारे प्रशासन में सब लोग आ गए, ये स्थिति नहीं देखी थी। दे आर एक्टिंग लाइक अ टूल, वो टूल बन गए और जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। तो अगर कहीं पर कोई कह रहा है कि हमको विरोध करना है या आई लव मोहम्मद कहना, अच्छा आपको विरोध से प्रॉब्लम हो गई, आपको आंदोलन से प्रॉब्लम हो गई। जिस देश ने आजादी आंदोलन के बदौलत पाई, अहिंसक आंदोलन, और लंबा इतिहास है, मैं शुरू कर दूं गांधी जी के आंदोलन से और क्विट इंडिया मूवमेंट पे लाकर खत्म करूं, उस देश को आज कोई भी आंदोलन खड़ा होता है, किसान आंदोलन ले लीजिए, गोली चलाएंगे मारेंगे। एक आंदोलन यहां खड़ा होता है लद्दाख में, प्रॉब्लम है, देशद्रोही है, जेल में बंद करो। एक आंदोलन मुसलमान करना चाहता था, उसको वक्फ बिल नहीं पसंद है, सीएआरसी नहीं पसंद है, बंद करो। तो जिस आंदोलन के जरिए जिस देश को आजादी मिली हो, उसका इतिहास रंगा पड़ा हो आंदोलन से, आज लोगों को आंदोलन से प्रॉब्लम हो गई। और जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के द्वारा सत्ता पाई, वो भी एक आंदोलन था नहीं था सर, था ना। आज उन्हीं लोगों को जब आंदोलन की बात आती है तो उनको क्या होता है ना, उनका कलेजा, कहते हैं हम लोग अपने क्षेत्र में कि उनका कलेजा बैठने लगता है, दे हार्ट गोज डाउन। अरे बाप, ये आंदोलन होगा, और आंदोलन होगा तो जागरूकता आएगी, रैलियां होगी तो जागरूकता आएगी, जनता सड़क पे आएगी तो जागरूकता आएगी। लेकिन नहीं, उसको कन्वर्ट क्या कर दिया कि अगर कोई भी कहीं पर आंदोलन करेगा तो अराजकता आएगी। अब अराजकता और जागरूकता, इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और मैं इस बात का पूरा यकीन रखता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। हाँ, कुछ वक्त के लिए जरूर उनको इस तरीके के मुद्दों में फंसाया जा सकता है, ये ट्रैप है, और इसमें पूरा क्रेडिट मीडिया का है। मीडिया इस ट्रैप को फैलाने में फुल्ली सपोर्ट करता है। वो कहता है ठीक है, आपका एजेंडा क्या है, आप जानते हैं कहां से चलता है, वो नाम लेने की जरूरत नहीं है, किस जगह से वो एजेंडा भेजा जाता है सारे मीडिया चैनल्स को, उसके बाद उसको प्रोपोगेट किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि हमें अधिकार है अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का, ऐसे इनको भी अधिकार दे दिया गया मीडिया चैनल्स को कि ये प्रोपोगेट करें। अब वो प्रोपोगेट करना है, इनको रोज चला रहे हैं, दंगाई हुए। देखिए एक बात समझिए, एक मुसलमान का दर्द है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता तो हुई, लेकिन मुसलमान भी हूं। अखिल स्वामी साहब ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट हूं, उनको कहना पड़ेगा कि मैं हिंदू सनातनी हूं, कि नहीं कहेंगे आप, कहना पड़ेगा। और कहीं अगर कुछ गलत होगा तो दर्द होगा, ये हर मुसलमान का दर्द है सर, एक दर्द है। क्या तुम पाकिस्तानी, तुम गद्दार, मैच हुआ, तुम पाकिस्तान का सपोर्ट करते हो, ये झेल रहा मुसलमान, और उसकी अब उसको एक बहुत ऊपर लेवल पे लेके आए हैं, वो झेल रहा है मुसलमान। आपको याद होगा कहीं एक पाकिस्तान का डॉक्टर्ड वीडियो जिसको मंत्री ने शेयर किया, कोई रेल की पटरी निकाल रहा था, बच्चे दो, वो पाकिस्तान का वीडियो था। अब क्या कहा गया,
खूब चलाया गया उसको, खूब मीडिया ने चलाया और कहा कि ये बाकायदा मुसलमान लोग इस चीज को चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन नहीं है तो आर्टिफिशियल दुश्मन खड़ा कर दो, हिटलर की नीति, नाजियों की नीति, और वो दुश्मन को दिखा देना है कि सारी समस्याओं का जो वजह है वो यही है। जैसे आज क्या समस्या है, आज अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आइला मोहम्मद की वजह से। अब अगर गोरखपुर में एक छोटी बच्ची, बनारस में एक छोटी बच्ची को कोई उठा ले गया, बलात्कार कर दिया, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल वो लोग हो गए जिनके नाम के आगे मोहम्मद लगा है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव कर दिया गया कि सारी प्रॉब्लम्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ओनस किन लोगों पे है, इन पर्टिकुलर लोगों पे है। अब उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए हमारे आपके जैसे लोग दिन रात चिल्लाते रहे, कहते रहे। हम कहते भी रहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सामूहिक है, ये लॉ एंड ऑर्डर है, जिसने किया उसी की गलती, सबके ऊपर नहीं थोपा जा सकता। लेकिन ये नैरेटिव बनाया गया कि अगर कोई एक आदमी गलत कर रहा है तो उसको कोरिलेट कर दीजिए पूरी कम्युनिटी से, और उसके जो अच्छे काम हैं उसको दबा दीजिए। उसके बाद उसका एक ऐसा नैरेटिव बनाइए जो आपको पॉलिटिकल बेनिफिट दे रहा है, और लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या एक देश में दो किस्म के कानून हो सकते हैं? आप कंपेयर कर लीजिए, आगरा में जो रामजीलाल सुमन के स्टेटमेंट के बाद रैली हुई थी, उसमें तलवारें लहराई गई थी, तलवारें लहराई गई थी। दैट मीन्स उस मामले में एक भी मुकदमा नहीं हुआ, लाठी नहीं चली। इसका मतलब यह है कि उस मॉब के लिए, हम दोनों को मॉब मान लेते हैं, अब समझिए यहां दर्द क्या है, दो मॉब हैं, उस मॉब के लिए लॉ कुछ और है, इस मॉब के लिए लॉ कुछ और है, तो आप क्या समझेंगे कि हमारे साथ तो बेईमानी हो रही है। जरा सा डिबेट में आने के बाद अगर 5 मिनट कम समय मिलता है, 1 सेकंड कम समय मिलता है, तो जो प्रवक्तागण होते हैं हम भी तिलमिला जाते हैं, एकदम है ना, इंसाफी हो गई भाई, बहुत गलत हो गया, गलत कर दिया, टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। और यहां समझिए, यहां समझिए ऐसे ही जब स्टेटमेंट की बात आई, जो राजा महमूदाबाद के बेटे थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट फेसबुक पे लिखा था, अली जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अदर लोगों के साथ दूसरा व्यवहार किया गया। तो ये कानून इसलिए बनाया गया था, और अगर एक्सक्लूसिवनेस है, एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए, मान नहीं लीजिए, तारिक हम साहब, तैयार हैं। देखिए एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, जो आगरा जी के अंदर हुआ रामजीलाल जी सुमन जी के साथ हुआ, और वो जी जानते हैं आप दलित नेता हैं और समाजवादी पार्टी हाँ के हाँ बहुत कद्दावर नेता हैं। अरे आप ये नहीं जी समझ रहे हैं, वो दलित हैं बेचारे। हाँ 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 तो आप केवल आप दलित है। पीड़ित नहीं है, देखिए एक गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हाँ हाँ पीड़ित नहीं नहीं हम भी वो हैं। है। नहीं, पीड़ित आप हम भी भी हैं। हैं, हम आप सवर्ण भी भी हैं। पीड़ित हैं, हम हिंदू भी पीड़ित हैं भाई। नौकरी तो हमारे बच्चों को नहीं मिल रही तो इसकी बात भाई। नहीं करते ना ये। नौकरी तो अच्छा दलितों पे मारा था, अगर रामजीलाल सुमन दलित ना होते, अगर वो जी राजपूत होते, तो आप देखिए कैसे हाँ एक्शन हो गया होता। वो बेचारे हाँ दलित थे। बिल्कुल अच्छा, हमारे बच्चों बिल्कुल को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई तो हमको भी बढ़ रही है, इनकम तो हमारी भी नहीं बढ़ रही, बिल्कुल। परेशान। तो केवल आप पीड़ित नहीं है, हम भी पीड़ित हैं। नहीं आप पीड़ित हैं, आप बराबर से पीड़ित हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुसलमान पीड़ित है, लेकिन उस चीज को दर्शाया ऐसे जाता है, मतलब दूसरा किस तरीके से दर्शाया जाता है। मैंने ये कतई नहीं कहा कि भाई आपके परिवार के लोगों की जो आमदनी है वो घट गई, खर्चा बढ़ गया, तो आप पीड़ित हुए। उसमें धर्म जाति नहीं है, उसमें भारत के सभी लोग हैं, सभी लोग, सभी लोग हैं। अब उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए सरकार के एन नंबर्स ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। अब अगर जरा सा कुछ चीज कम कर दिया, आपने देखा होगा कि रॉ मटेरियल पेपर, जो बुक्स पे जीएसटी कम की 12 से 0 कर दी, और रॉ मटेरियल पे जो कागज है उसको 12 से 18 कर दिया। अब वो मालिक ये कह रहा है कि 118 रुपए की 100 रुपए वाली नोटबुक पहले 118 की बिकती थी, अब मजबूरन 123 रुपए की बेचना पड़ेगा। मैं समझता हूं या तो इनके पास काबिल लोग, या तो वही वाले फर्जी वाले डिग्री वाले हैं सब, जो बता नहीं पाते। ओ इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, मैं तो कहता हूं आपको बुला के राय ले लें, आप सट से अरे बता दोगे। अच्छा, सुनिए तारिक साहब, मैं असल में तोतों को फीड करता हूँ, 50-60 तोते मेरे घर में आते हैं। हम पार्ले जी का जी बिस्किट खिलाते हैं। हम हाँ अमेजन हाँ से 85 रुपए का बड़ा वाला पैकेट मंगाते थे, अब 93 रुपए का हो गया है। अच्छा, एक और हाँ चीज ये तारिक देखिए। साहब समझिए,
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो 100% टैरिफ लगा है, लाखों लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। आईटी बिल्कुल इंडस्ट्री में जो आया 5% शेयर मार्केट आईटी इंडस्ट्री के शेयर्स का गिरा है और 5% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का गिरा है। तो ये बिल्कुल। मत समझिए आफत केवल आप पे है, आफत पूरे देश पे है। और इसीलिए लेकिन देखिए, हाँ, लेकिन आफत लेकिन पूरे देश आफत, पे है। हमारा आपका मकसद क्या है? देश को रियलाइज कराना कि तुम्हारे ऊपर आफत है। मेरी बात समझिए। ठीक उन्हीं नागरिकों को बताया जाता है, भैया तुम्हारे ऊपर आफत नहीं है, तुम खुश हो। अच्छा, खुश हो तो जेब में पैसा है? नहीं है। तुम्हारे बच्चे के पास नौकरी है? नहीं है। तेल 100 रुपए का भरवाते हो, गैस हजारों रुपए के लेते हो, तो तुम खुश कैसे हो? मैं बताता हूं खुश कैसे हो। वो देखो, घर तोड़ दिया, खुश हो जाओ। अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी। अब्दुल की चूड़ी टाइट करते रहो। अगर एक नट है और उसके 4 कोने हैं, यहां अब्दुल है, तो ये अब्दुल वाला तो टाइट हो रहा है, नीचे वाला भी टाइट हो रहा है, जान ही नहीं पा रहे हो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, 4 नट हैं, एक अब्दुल है, स्वामी जी का है, सुमन जी का है, सबको जोड़ लेते हैं। ये वाला टाइट हो रहा है, एक ठाकुर साहब को ले लीजिए, ये वाला टाइट हो रहा है, ये वाला टाइट हो रहा है। अब स्वामी जी को लग रहा है यही वाला टाइट हो रहा है। नहीं स्वामी जी, जब टाइट होगा, हम नट से टाइट कर रहे हैं, ये अंदर जा रहा है, इफेक्ट आप पे भी आ रहा है, बराबर का इफेक्ट आ रहा है। और उन सारे इफेक्ट को गिनाया जा सकता है। सिर्फ देखने की बात, देखना नहीं चाहते हैं। इतिहास से बहुत कुछ ये संघ के लोग, आरएसएस के लोगों ने सीख कर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ये जीत जाएंगे। जीत सच्चाई की होगी, जीत सत्य की होगी, वक्त लग सकता है। अरे तारिक साहब, कहा चुनाव आयोग जिस प्रकार की हाँ, निर्दयी पे उतरा हुआ है, 2 लाख का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकाल रहा है, उनमें दंड दे रहा है, जिस प्रकार से पूरा इंटरनेशनल मीडिया चुनाव आयोग की भर्त्सना कर रहा है, राहुल गांधी के बिल्कुल। अलंग सीट के बारे में समर्थन कर रहा है, सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी का जैसा विरोध कर रहा है, एक्स के अंदर ट्रेंड हो रहा है रिलीज सोनम वांगचुक। अरे आप महाराज कैसे इलेक्शन जीतेंगे जब चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उतारू है? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग पार्टी बना है, ये वाकई चिंता का। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, अगर कांग्रेस ने चाहा होता और ऐसे ही चुनाव आयोग को बंधक बना लिया होता, कभी किसी और की सरकार आती? आप बताइए। अरे 77 में इंदिरा जी न हारती भाई, मैं तो न 77 में हारती। जवान था। और लोकतंत्र की मजबूती ये है, मेरी एक बात सुन लीजिए, 10 सेकंड। हमारे जमाने में पेपर लीक सुना नहीं था हमने, एग्जामिनेशन के लोकतंत्र, इंटरव्यू में बेईमानी हमने सुनी नहीं थी, ये तो 11 साल से सुन रहे हैं। एक लोकतंत्र और जुडिशरी की ताकत आपको बताऊं, प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दे दिया था, यह जुडिशरी की ताकत थी। और यह भारत का लोकतंत्र था। आरएसएस पे बैन लगा के हटाया, यह भारत का लोकतंत्र था कि विरोधी अगर आवाज है तो उसको जिंदा रखना है। आज यह दिन देखना पड़ रहा है, मैं इसका जिम्मेदार कांग्रेस को मानता हूं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र को इतना मजबूत कर दिया आपने कि सारी ताकतें जिंदा रहीं। आभार है इस बात का। फिर उनमें से एक ताकत आई जो 100 साल से लड़ रही थी कि हमको मौका मिले और सबको दबा डालें। अखिल स्वामी को भी दबाएंगे, तारिक खान को भी दबाएंगे, ठाकुर साहब को भी दबाएंगे, और लाल सुमन को भी दबाएंगे, अखिलेश यादव जी को भी दबाएंगे। ठाकुर साहब को नहीं दबाएंगे, ठाकुर साहब को नहीं दबाएंगे, छोड़ दीजिए, को दबाएंगे, यादवों को दबाएंगे, मान लिया दलितों को दबाएंगे। मैंने छोड़ दिया उनको, आप कह रहे हैं तो। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं ना कि ये ताकतें इंतजार कर रही थी कि कब मौका मिले। और कांग्रेस ने अगर चाहा होता, कांग्रेस ने अगर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत ना किया होता, कांग्रेस ने कई आपको राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेट, राइट टू फूड ना दिया होता, आज आप 5 किलो राशन बांट के सीना चौड़ा कर रहे हैं। कहां से आया कानून? आपके दादा ने बनाया था, आपके परदादा ने बनाया था, चांद से उतर के आया था। कहां से आया कानून जिसपे आप अपनी छाती पीटते हैं सुबह शाम की 5 किलो राशन बांटने, फोटो लगा के? किसने दिया था कानून? ये विजन किसका था? अगर तब भी ये विजन रहा होता, जब नेहरू भाखड़ा नंगल डैम पे पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था यही हमारा मंदिर है, यही हमारा मंदिर है। अगर तब भी नेहरू कहते कि ऐसा करो, क्योंकि 49 में राम मंदिर का मुद्दा आ गया था सर, लाइमलाइट में आ गया था, और नेहरू 64 तक जिंदा रहे। नेहरू भी कहते ठीक है, ले लेते हैं मुद्दा। राइट विंगर्स, लेफ्ट विंगर दोनों पार्टी में थे, राइट विंगर कांग्रेस के तरफ भी थे, वो बताते रहते थे। हमने पढ़ के सीखा ये सब। आप लोगों ने तो खैर इमरजेंसी का दौर वगैरह देखा है, हम जैसे लोग तो बहुत यंग हैं, हमने पढ़ के सीखा है, बताते रहते।
बताते रहते। अभी फोटो देख रहा था, वाजूम के पिताजी भी अनशन पे बैठे थे। उनका मकसद ये था कि SC ST रिजर्वेशन, SC ST में इन्वॉल्व कर लिया जाए वहां के लोगों को। इंदिरा गांधी अरे गई थी, वो फोटो ये चल रही वहां है। पे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि करेंगे, नहीं, इन्होंने वादा इनके वादा तो किया था करेंगे। सारे 4-5 वादे थे कि असेंबली बनाएंगे, लोकसभा की सीटें बढ़ाएंगे, वहां रोजगार हमारा 14% है, वहां पर 26, हमारा देश का एवरेज 14% है, वहां 26% है। अब जब रोजगार नहीं है तो लोग सड़क पे आएंगे ही, क्या करेंगे आप बताइए। अच्छा, मैं आपसे अभी कहता हूं कि चलिए सड़क पे चला जाए किसी मुद्दे पे, आप कहेंगे अरे छोड़ो। ऐसे ही नहीं लोग सड़क पे आते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है, देश को समझने की जरूरत है, देश की जनता को समझने की जरूरत है। अरे और उत्तराखंड में देखिए, जिस दिन उत्तराखंड में देखिए क्या उत्तराखंड, हो रहा है। बैंगलोर है, उत्तराखंड एग्जाम्पल है, जिस दिन इस अरे वो बात को समझने। मुसलमान और बच्चे थोड़ी हैं, वो 90% हाँ, हिंदू बच्चे हैं। हिंदू बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे। मैंने तो अपने बीजेपी के दोस्तों से कहता हूं, तुम्हारा कोई कार्ड बना है जब तेल लेने जाते हो पेट्रोल टंकी पे, कार्ड दिखा दो। तुम्हें तो तेल 20 रुपए में मिलना चाहिए ना भाई। ये तो हम लोग, अब्दुल की चूड़ी टाइट है, अब्दुल का नहीं 200 नहीं, में। ट्रोल 2 रुपए ट्रोल मिलता है, 5-6 हजार रुपए महीना कमा लेते हैं। अरे तो उस वही उतना जाता है, महंगाई बढ़ा लेते, एवरेज आ जाता है ना। नहीं तो 5 किलो एवरेज तो अनाज वही भी आ तो जाता है ना। 5 किलो अरे अनाज भी तो मुफ्त मिलता है। अरे अब 5 किलो अनाज से कहाँ काम चलता है। महंगाई बढ़ गई, अब लोगों को बहुत सी चीजों की जरूरत है, और वो इनकम बढ़ाने से ही आएगा। जो गैप है वो बढ़ता गया है भारत पे की ये गंभीर चर्चा है। और दुनिया जब इस पे कहती है कि ये एक गंभीर चर्चा है, तो ये लोग कहते हैं ये सब विदेशी बातें हैं। और वही विदेशी बातें कोई इनके फेवर में कर दे तो ये कहेंगे अरे बहुत अच्छा। जैसे विदेश अगर मुस्लिम देश मोदी जी को सम्मान करने लगे तो वाह वाह, अरे मुसलमान देशों ने सम्मान किया। और वही 56 मुसलमान देश आई लव मोहम्मद के लिए कुछ भी करने को तैयार। 200 करोड़ मुसलमान है दुनिया में, और वो अरे अपने सऊदी प्रॉफिट से प्यार अरेबिया करता है, इसमें पाकिस्तान, गलत दिक्कत क्या है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहा है, जो हमारा हाँ, सबसे वो अच्छा कर रहा मित्र है। था। नहीं सऊदी वो अरेबिया आली पाकिस्तान के साथ बैठा हुआ है। सिर्फ ये समझौता नहीं कर रहा है, कह रहा है कि उनके ऊपर आक्रमण मेरे ऊपर आक्रमण माना जाएगा। अब आप ये बात बिल्कुल समझिए, जब बिल्कुल। जब जब दादाजी जाते हैं फ्रांस, दादाजी मतलब आप समझे, मोदी दादा, हाँ दादाजी कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब नहीं दादाजी नहीं, दादा फ्रांस मत जाते कहिए, हैं। अभी अभी वो जवान हाँ, है, 2047 तक अच्छा रहेंगे चलिए, अभी। चलिए पापा, चाचा जी, चाचा कह देता हूँ, चाचा जी जब जाते हैं फ्रांस तो चाचा जी का जहाज सऊदी में रुक जाता है। फिर अरब की एक प्रथा है कि ऐसे गाल लड़ा के चुम्मा लिया जाता है, ऐसे गाल लड़ा के बिल्कुल वहां बिल्कुल चुम्मा लेते हैं साहब, चुम्मा लेते बिल्कुल। हैं। अरे वो हाथ का उसके चुम्मा बाद लेते वो हैं, जाते हैं। यूं चुम्मा लेते हैं, ये हाँ, चुम्मा लेते हैं। ऐसी ऐसी मोहब्बत दिखाते हैं कि लगता है कि आज से 5,000 साल पहले सगे भाई थे, क्योंकि भाई वो तो अरे अवतारी बिरयानी पुरुष है। खाने पाकिस्तान चले जाते हैं भाई। नहीं देखिए, बिरयानी के लिए तो अभी भी अगर बुला लिया जाएगा तो चले जाएंगे। देखिए मसला अरे ये यार है, गरीब है, ये झुग्गी में कुछ नहीं। चले जाएंगे बिरयानी खाने, नहीं जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। नहीं, वहां नहीं, वहां चले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां अगर फिर से बुला लिया जाए तो चले जाएंगे। उसके बाद जब हमारे ये रिश्ते खराब हुए, वहां से आतंकवादी आते हैं हमारे लोगों को मार देते हैं, तो वो नैरेटिव हिंदू मुसलमान बनाया जाता है। लेकिन जब मैच होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैच खेल सकते हैं, क्योंकि लल्ला का भी नहीं तो नहीं, वो तो मामला है। देखिए, एक नेपोकिड हैं, जैसे नेपाल का जो हाँ आंदोलन भाई, शुरू हुआ, नेपोकिड। तो जय हाँ, शाह साहब जो हैं वो नेपोकिड हैं। नेपो किड है, तो इसीलिए मैंने उनका नाम लल्ला रखा है। तो लल्ला का भी ध्यान रखना है, लल्ला का नुकसान ना हो जाए। तो चाचा लल्ला का ध्यान रखते हैं, क्योंकि लल्ला का कोई नुकसान होगा तो छोटा मोटा भाई नाराज हो सकता है ना फिर, और फिर मोटा भाई सही बात। नाराज होगा तो तमाम गुजराती मामले, गुजरात के पुराने मामले हैं जिसको मोटा भाई ने बहुत दबाया था, वो सब आने लगेंगे तो बड़ी समस्या होगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं ये बताते रहना कि भैया चूड़ी जिधर टाइट हो रही है, नट तुम्हारा भी अंदर घुस रहा है भाई, देख लो। और तुम्हारा नट, मेरे दोस्त हैं धनतेरस में हजारों रुपए की दुकान पे सामान बेचते थे, अब एक चम्मच बेचते हैं। मैं चाहता हूं खासकर उनसे पूछने कितना बिका, कहें यार बहुत हल्का मामला है। हमने कहा कुछ समझ में आ रहा है गुरु, समझो। नहीं नहीं, समझ नहीं में आ रहा है, लेकिन समझोगे। चुनाव आयोग है हाँ ना। नहीं, चुनाव आयोग तो है ही है उनका दोस्त, चुनाव आयोग तो उधर मिल ही गया है। यही काम अगर कांग्रेस पहले कर लेती तो किसी और की सरकार ही ना आती। अब नहीं नहीं, चुनाव ऐसे आयोग के कैसे, उधर ही से खेलना है। नहीं नहीं, ये क्यों कर लेती फिर। अब लोकतंत्र के लिए हम लोग एमरजेंसी के खिलाफ लड़े हैं भाई।
हम तो इंदिरा जी के खिलाफ इमरजेंसी लड़े, के हम लोग वही तो गलती के खिलाफ लड़ते हैं, हम कांग्रेसी नहीं है। चुनाव अगर आयोग सपा में में हम जो तो जो जो अधिकारी ठीक काम करना चाहते थे उनको किनारे लगा दिया गया। ये भी आप अहम बात है। जो अधिकारी ठीक काम करना चाहते थे, जो चाहते थे कि संस्था जैसी रहनी चाहिए वैसे ही रहे, तो आप अशोक क्या लवासा करते के हैं? साथ, अशोक लवासा के हाँ, साथ क्या हुआ? क्या किया इन्होंने? और उसके बाद क्या करते हैं? उनको किनारे कर देते हैं। जुडिशरी का यही हाल है, यही हाल संस्थाओं का है। सीबीआई, ईडी, ऐसे लोग शीर्ष पे बैठा ले जाते हैं जो इनके एक फोन पर तमाम काम कर देते हैं। लेकिन अब मेरा कहने का मतलब है, किसी भी चर्चा का वो हल नहीं है कि समस्या डिस्कस की जाए। समस्या आए उसके बाद एक प्रोग्रेसिव हल भी सामने आना चाहिए कि ये पॉसिबल हल इसका हो सकता है, आने वाला भविष्य क्या है, हम कैसे इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, कैसे ये जो एक खराब व्यवस्था बन गई है उसको, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो जो हमारे लॉ मेकर्स और देश के लिए जान जिनकी आपने अभी नाम लिया, उनकी कुर्बानी जाया हो जाएगी। आपने अभी नाम लिया और उसमें सभी का खून शामिल है। राहत इंदौरी बहुत सालों पहले ये बात कह गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उस बात को हमें आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि ऐसी सरकारें जिनको जिनका कुल मकसद कम्युनल हार्मनी को टेम्पर करना हो, परेशान करना हो, खराब करना हो। आप देख लीजिए 2014 के बाद से जो खाई थी उसको बहुत बड़ा किया गया है। लोगों के जो मिलने जुलने का एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ कल्चर था, उसको भी बहुत हद तक प्रभावित किया गया है। मतलब बहुत लार्ज तारिक स्केल पर साहब यह ऐसा काम है, चल रहा है। तारिक साहब ऐसा है, आप भी प्रयास करते रहिए, हम भी करते रहें, सामूहिक प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको बुलाऊंगा, बिल्कुल फिर करूंगा, मैं बात बिल्कुल करूंगा। करते रहे। और मुझे आशा जी, है कि जो आज आपसे बात हुई इसको जी, दर्शक श्रोता पसंद करेंगे। और बिल्कुल, देखते हैं, लेकिन आनंद आया, क्योंकि हमें देखिए प्रयास तो करते रहना है। बाकी कांग्रेस क्या करती है, अखिलेश यादव क्या करते हैं, ये तो बड़े नेता हैं, वो जाने। लेकिन हम देश के बेटे हैं, देश के बच्चे हैं, तो आप भी प्रयास करेंगे, मैं भी करूंगा, सामूहिक भी करेंगे, लगे रहेंगे। जब तक सफलता ना मिले तब तक लगे रहेंगे। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद, और फिर वी विल मीट।